जय हिंद। गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाली सेशन में हमने बात की थी कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या कामकाज किए। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। दूसरा हम बात करेंगे कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में एक्सपीरियंस क्या रहा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि गांधी जी की साउथ अफ्रीका में लर्निंग्स क्या रही, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे सत्याग्रह के बारे में। ये जो नया मेथड इन्वेंट किया गांधी जी ने स्ट्रगल का, ये सत्याग्रह की टेक्निक क्या थी, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। हम बात कर ही रहे थे पिछले सेशन में कि गांधी जी ने सर्टिफिकेट्स के रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में एक मास मूवमेंट लॉन्च कर दिया था, और इसमें जितने भी इंडियन साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ये जो सत्याग्रह इसको लॉन्च कर दिया गया था। और इसी दौरान हमने ये भी बात की थी कि जैसे जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड होने लगी कि सर्टिफिकेट्स के रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में मास मूवमेंट चल रहा है, तो बाकी के साउथ अफ्रीकन रीजन्स में जितने भी इंडियंस रह रहे थे उन्होंने ट्रांसवेल की तरफ आने की शुरुआत करी, ट्रांसवेल में एंटर करने की शुरुआत करी इस मास मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, सत्याग्रह को ज्वाइन करने के लिए। बट अथॉरिटीज़ कानून लेके आ गई थी कि कोई भी इमिग्रेंट अपने रीजन को छोड़ के अगर किसी दूसरे रीजन में एंटर करेगा तो वो इलीगल है, वो गलत है, उसको पनिश किया जाएगा। बट जितने भी लोग थे जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे थे इंडियंस, उन्होंने इस ऑर्डर को भी डिफाई करने की शुरुआत करी, इस कानून को भी तोड़ने की शुरुआत करी। ये जो सत्याग्रह है, ये जो मास मूवमेंट है, ये बड़ा मजबूती से चल रहा था। इसी दौरान साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ एक पोल टैक्स लगा देती हैं। जितने भी एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस थे उनके ऊपर 3 पाउंड का पोल टैक्स लगा दिया गया। ये बेचारे गरीब इंडियंस, इनके ऊपर 3 पाउंड का टैक्स लगा दिया गया। जब ये पोल टैक्स लगाया गया तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये तो गलत है, और गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसको भी मूवमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, इस इश्यू को भी मूवमेंट में उठाया जाएगा। जितने भी इंडियंस थे वो बढ़ चढ़ के गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। और इसी दौरान एक बड़ी चीज़ हुई। बड़ी चीज़ क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया, और ऑर्डर क्या था कि ऐसी जितनी भी मैरिजेज हैं जो कि क्रिश्चियन रिचुअल्स के हिसाब से नहीं हुई हैं, उन सबको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा रहा है। The order invalidated all the marriages that were not conducted according to the Christian rituals. और बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया कि जितने भी ऐसे लोग रह रहे थे साउथ अफ्रीका में जो कि क्रिश्चियंस नहीं थे, उन सब की मैरिज इस ऑर्डर की वजह से इनवैलिड हो गई। जैसे हिंदूज थे, जैसे मुस्लिम्स थे, जैसे पारसीज थे, उन सब की मैरिजेस जो हैं वो इलीगल डिक्लेयर हो गई, और उन मैरिजेस से जो बच्चे पैदा हुए थे वो कानून की नज़र में अब इलेजिटिमेट हो गए, नाजायज़ हो गए। अब सोच के देखो, कोई भी पेरेंट इस चीज़ पे गुस्सा होगा। एंड दिस एंगर्ड द इंडियंस एंड द अदर पीपल जो कि क्रिश्चियन नहीं थे, वो सब गुस्से में आए। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये बड़ा इशू है, इसको भी मूवमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, इसके अगेंस्ट में भी आवाज़ उठाई जाएगी। इनफैक्ट ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसने और ज़्यादा फर्दर यूनाइट किया इंडियंस को साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में। मूवमेंट बढ़ चढ़ के चल रहा था। इसी दौरान गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म को सेटअप किया 1910 में। ये जो टॉलस्टॉय फार्म है, इसको नाम दिया था गांधी जी के एक एसोसिएट हरमन कैलिनबैक ने। किसने नाम दिया था इसको? टॉलस्टॉय फार्म, हरमन कैलिनबैक ने। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1910 में। टॉलस्टॉय फार्म को स्टैब्लिश क्यों किया गया था? टॉलस्टॉय फार्म को स्टैब्लिश किया गया था जितने भी सत्याग्रहीज थे उनके फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनके फैमिलीज़ को सस्टेन करने के लिए, उनको रहने के लिए जगह देने के लिए। भाई ये जितने भी लोग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कोई अमीर लोग नहीं थे, वो बेचारे इंडेंचर्ड लेबरर्स थे। उनके पास में पैसा नहीं था कि इतने बड़े मूवमेंट को सपोर्ट कर पाएँ। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि एक टॉलस्टॉय फार्म को सेटअप किया जाएगा। इस फार्म के थ्रू एक तो मूवमेंट के लिए, सत्याग्रह के लिए फंडिंग जुटाई जाएगी, पैसा जुटाया जाएगा। दूसरा, जितने भी सत्याग्रहीज हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाएगा। इनफैक्ट इस टॉलस्टॉय फार्म में सत्याग्रहीज की जो फैमिलीज़ थी, उनके जो बच्चे थे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की गई, उनको सोशल सर्विस के लिए ट्रेन किया गया। ये जो टॉलस्टॉय फार्म है ये फंक्शन करेगा टिल 1913। इससे पहले भी गांधी जी ने एक और फार्म को स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था फीनिक्स फार्म। क्या नाम था? फीनिक्स फार्म। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1904 में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1904 में। कहाँ पे? नेटल में। तो ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, याद रखो। टॉलस्टॉय फार्म को कब सेटअप किया गया? 1910 में। टॉलस्टॉय फार्म को नाम किसने दिया? हरमन कैलिनबैक ने, जो कि गांधी जी के एक बहुत तगड़े फ्रेंड कह सकते हो आप, या एसोसिएट कह सकते हो, कुछ भी कह लो, मतलब बहुत तगड़े सपोर्टर थे। टॉलस्टॉय फार्म को क्यों स्टैब्लिश किया गया था? सत्याग्रहीज की फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए।
इस फार्म में जितने भी सत्याग्रही की फैमिलीज थी उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की गई, उनको सोशल सर्विसेज के लिए ट्रेन किया गया। टॉलस्टॉय फार्म कामकाज करेगा टिल 1913। गांधी जी इससे पहले एक और फार्म को स्टैब्लिश कर चुके थे। कौन सा? फीनिक्स फार्म। कब? 1904 में। कहाँ पे? नेटल में। अच्छा, लड़ाई चल रही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट में लड़ाई चल रही है। फिर इसके अलावा पोल टैक्स के अगेंस्ट में लड़ाई चल रही है। ये जो इंडियन मैरिजेस को इनवैलिडेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, इसके अगेंस्ट में लड़ाई चल रही है। इसी दौरान अथॉरिटीज़ ट्रांसवेल इमिग्रेशन एक्ट लेकर आ गए थे और उस एक्ट में क्या कह दिया गया था कि जितने भी लोग नेटल से ट्रांसवेल वाले एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, बेसिकली इंडियंस जो हैं वो वेरियस रीजंस से ट्रांसवेल वाले एरिया की तरफ मूव कर रहे थे, बिकॉज जितना भी मूवमेंट है वो चल रहा था ट्रांसवेल वाले एरिया में। तो अथॉरिटीज़ एक लॉ लेकर आ गई कि जितने भी लोग नेटल से ट्रांसवेल वाले एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, ये माइग्रेशन इलीगल है और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको जेल में डाला जाएगा। लेकिन लोगों में जोश था, लोग बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडियंस ने इस ऑर्डर को डिफाई किया, इस कानून को डिफाई किया और बढ़ चढ़ के वो लोग ट्रांसवेल वाले एरिया में आने की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने जेल में डाला। अच्छा, इसी दौरान गांधी जी ने गोखले साहब को इनवाइट किया था, जीके गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, उनको इनवाइट किया था साउथ अफ्रीका में इंडियंस की कंडीशन दिखाने के लिए। जब जीके गोखले साहब को पता चला कि मूवमेंट इतना मजबूत हो चुका है, तो इंडिया में जीके गोखले साहब ने पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाने की शुरुआत करी और इंडिया में इंडियंस को बताने की शुरुआत करी कि साउथ अफ्रीका में उनके लोगों के साथ में कितना गलत हो रहा है। भाई, चाहे ट्रांसवेल वाले रीजन को 1907 में सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दे दिया गया था, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप में पावरफुल थी और हम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो गोखले साहब इंडिया में काम कर रहे हैं कि इंडियंस के बीच में ओपिनियन डेवलप करो, उनको बताओ कि साउथ अफ्रीका में हमारे लोगों के साथ में कितना गलत हो रहा है, ताकि यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी हुई है, यहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, वो कुछ सुनवाई करें, वो कुछ सुने और कुछ स्टेप्स लें साउथ अफ्रीका में बैठे इंडियंस की मदद करने के लिए। इम्पैक्ट ये हुआ इसका कि यहाँ पे हमारे जो वॉइसरॉय हुआ करते थे, लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने इस रिप्रेशन को कंडेम किया। उन्होंने बोला कि इंडियंस के साथ में जो भी हो रहा है साउथ अफ्रीका में वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पूरी लड़ाई चलते जा रही है। हालांकि इन सभी लड़ाइयों का कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेज रीच किए गए। बहुत सारी मीटिंग्स हुई गांधी जी के बीच में, लॉर्ड हार्डिंग के बीच में, CF एंड्रयूज के बीच में और साउथ अफ्रीका में एक जनरल जैन स्मट्स हुआ करते थे, इनके बीच में। जनरल जैन स्मट्स और गांधी जी के बीच में तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं जिनमें सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है, बट कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं पा रहा था। तो फिर बीच में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने भी मीडिएट करने की शुरुआत करी और अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे सॉल्यूशंस निकाले गए। जैसे ये जो पोल टैक्स था, इसको हटा दिया गया। जैसे ये जो मैरिजेस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब बोल दिया गया कि आप भले इंडियन रिचुअल्स के हिसाब से मैरिज करो, आपकी मैरिज को माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के मामले में जो एग्जैक्टली गांधी जी डिमांड कर रहे थे वो नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ कंसेशंस दे दिए गए। जो गांधी जी इक्वल राइट्स डिमांड कर रहे थे इंडियंस के लिए इन साउथ अफ्रीका, वो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज के तौर पे चीज़ें दे दी गई। मतलब ये जो सारा मूवमेंट चला साउथ अफ्रीका में, एग्जैक्टली गांधी जी जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, बट हाँ अथॉरिटीज़ को झुकना पड़ा, अथॉरिटीज़ को कुछ बातें सुननी पड़ी, अथॉरिटीज़ ने कुछ डिमांड्स मानी, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनके ऊपर गांधी जी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। बट मीनिंग, एसेंस ये है इस पूरे मूवमेंट का कि एक ऐसा इंसान जो कि कॉलोनी से गया है, इंडिया खुद एक कॉलोनी हुआ करता था जहाँ पे कोई राइट्स नहीं होते थे, एक ऐसा इंसान जो खुद एक कॉलोनी से गया है, किसी दूसरे देश की अथॉरिटीज़ के सामने जाके अपने लोगों के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है और इतना स्ट्रांगली लड़ाई लड़ी गई है कि उन अथॉरिटीज़ को झुकने के लिए मजबूर किया गया है, उन अथॉरिटीज़ को टेबल तक लाया गया है, उनको फोर्स किया गया है कि वो कुछ हमारी डिमांड्स को भी माने। और यही खूबसूरती है, बिकॉज हम अपने सोसाइटी में, अपने घर में कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है, एक लीडर ऐसा है जो कि कॉलोनी से गया है किसी दूसरे देश में और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने लड़ाई लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, और इतना खूबसूरती से लड़ाई लड़ रहा है कि वो अथॉरिटीज़ अल्टीमेटली झुकने के लिए फोर्स हो जाती हैं। और पहली बार कर रहे थे गांधी जी ऐसा, तो अपने आप में अचीवमेंट था ये उनके लिए क्या, हमारे लिए भी बड़ा अचीवमेंट है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गाली दे देते हैं। कोई गांधी को दे देगा, कोई पंडित नेहरू को दे देगा, कोई पटेल साहब को दे देगा, XYZ किसी को भी गाली दे देंगे, बिकॉज दे आर नॉट वेल रेड। 100, 150, 200 साल पहले जो चीज़ें हुई हैं उनको आज बैठ के जज करना हमारे लिए बहुत ईजी है, बिकॉज हमें सिर्फ जज करना है। लेकिन एक्चुअल में जो आदमी वहाँ पे बैठ के ऑपरेट कर रहा होगा, उसका मेंटल लेवल क्या रहा होगा, उसकी सिचुएशन क्या रही होगी, उसको किस तरीके का प्रेशर फील करना पड़ रहा होगा, वो अपने आप में चैलेंजिंग होता है। और उस सिचुएशन में आप सभी लोगों को यूनाइट करो, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करो, वो अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। आप अपने घर में कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते हो किसी एक चीज़ पर, उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी। तो गांधी जी की खूबसूरती है ये, अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो जितने भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, उन सबको साइड में रखना चाहिए और सिर्फ पढ़ना चाहिए, फिर आपको शायद चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। ये सब बातें होती रहेंगी। बेसिक आइडिया ये है कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक लंबा चौड़ा सत्याग्रह चलाया, लड़ाई लड़ी। एग्जैक्टली जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों पे सरकार को झुकना पड़ा, बहुत सारी डिमांड्स जो हैं वो सरकार को माननी पड़ी, अथॉरिटीज़ को माननी पड़ी। आगे बढ़ेंगे अपन, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपको कुछ जाएगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करेगा और थोड़ा सा पुश कर देगा, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, अब सवाल आता है कि गांधी जी का एक्सपीरियंस क्या रहा साउथ अफ्रीका में, गांधी जी के लर्निंग्स क्या रहे साउथ अफ्रीका में, और गांधी जी ने जो भी किया साउथ अफ्रीका में उसके लिए टर्म यूज़ किया गया है एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इन साउथ अफ्रीका। पहली बार गांधी जी सत्याग्रह की बात कर रहे थे, पहली बार गांधी जी मास मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए गांधी जी वॉज एबल टू रेप्लिकेट, या फिर ये कहें कि इम्प्लीमेंट इट इन इंडिया। इंडिया में आएंगे और यही सारी चीज़ें करेंगे। तो उनकी लर्निंग्स क्या रही? एक तो गांधी जी को ये समझ में आ गया कि मासेस को अगर कोई ऐसा कॉज दे दिया जाए जो कि उनके लिए प्यारा हो, जो कि उनके इमोशंस को मूव कर सके, तो मासेस में इमेंस कैपेसिटी है सेक्रीफाइस करने की, लड़ाई को लड़ने की। कॉज स्ट्रांग होना चाहिए, गांधी जी को ये समझ में आ गया। कॉज अगर स्ट्रांग होगा तो मासेस जो हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनमें खूब कैपेसिटी है सेक्रीफाइस करने की। दूसरा, गांधी जी को ये भी रियलाइज़ हो गया कि इंडियंस को यूनाइट किया जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका रिलीजन क्या है, उनकी क्लासेस क्या है, उनका जेंडर क्या है। बिकॉज एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका में यही किया उन्होंने, इंडियंस को यूनाइट किया। सभी धर्म के लोग, सभी क्लासेस के लोग, किसी भी मैन विमेन जेंडर के लोग, सबको यूनाइट किया गांधी जी ने। तो एक तो गांधी जी को ये समझ में आ गया कि मासेस में इमेंस कैपेसिटी है सेक्रीफाइस करने की, अगर उनको कॉज जस्ट दे दिया जाए, अच्छा कॉज दे दिया जाए तो। दूसरा, हमारे कंट्री में रिलीजन क्लास मैटर करता है, लेकिन अगर कॉज बड़ा होगा तो इंडियंस को यूनाइट किया जा सकता है, उनको एक साथ लाया जा सकता है। तीसरा, गांधी जी को यह भी समझ में आया कि कभी कभी ऐसा टाइम आएगा जब एज अ लीडर उनको अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा डिसीजन जो कि उनके सपोर्टर्स के व्यू पॉइंट के अगेंस्ट में जाएगा और उसके रिपरकशंस भी हो सकता है गांधी जी को फेस करने पड़े। तो गांधी जी इस चीज़ के लिए भी तैयार हो गए साउथ अफ्रीका में कि कल को अगर उन्हें कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगा तो वो उस डिसीजन को लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, गांधी जी ने अपना स्टाइल ऑफ लीडरशिप को इवॉल्व किया, अपने स्टाइल ऑफ स्ट्रगल को इवॉल्व किया, जिसको आगे चल के अपन बोलते हैं सत्याग्रह। ये जो सत्याग्रह की फाउंडेशन है, ये सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में ही रखी गांधी जी ने। बेसिक आइडिया, मासेस की कैपेसिटी के बारे में पता चला, ये समझ में आया कि इंडियंस को यूनाइट किया जा सकता है, ये समझ में आया कि आगे जर्नी में उनको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और उन्होंने अपनी एक लीडरशिप की स्टाइल और अपना एक स्ट्रगल का टेक्निक इन्वेंट किया साउथ अफ्रीका में अपने कामकाज के दौरान। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो सत्याग्रह की टेक्निक है, एग्जैक्टली इसके लिए गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी ये कहते थे कि सत्याग्रह जो है वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है। आपका कॉज सच्चा होना चाहिए, आप सच के रास्ते पे चल रहे हो, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल रहे हो, इसी को अपन बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या बोला गांधी जी ने कि जितने भी सत्याग्रही होंगे वो गलत के सामने नहीं झुकेंगे, दे विल नॉट सबमिट टू व्हाट इज रॉन्ग। वो हमेशा ट्रुथफुल रहेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे और फियरलेस रहेंगे, डरेंगे नहीं। ये जो सत्याग्रहीज हैं ये काम करेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विड्रॉवल ऑफ कोऑपरेशन एंड बॉयकॉट, कि सरकार को वायलेंस के थ्रू नहीं रोकेंगे।
बस कोऑपरेट नहीं करेंगे सरकार की अथॉरिटीज़ के साथ में, बस सरकार का जो भी कामकाज है उसको बॉयकॉट करेंगे, शांति से बॉयकॉट करेंगे। तो गांधी जी दो चीज़ें बोल रहे हैं, एक तो गलत के सामने झुकेंगे नहीं, ट्रुथफुल रहेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे, फियरलेस रहेंगे। दूसरा, वायलेंस नहीं करेंगे, विड्रॉल पे फोकस करेंगे कि हम सरकार की अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में कोऑपरेशन नहीं करेंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे। और इसके तहत क्या किया जाएगा, जैसे टैक्सेस को पे नहीं किया जाएगा, जैसे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ अगर कोई ऑनर देंगी, कोई पोजीशन देंगी, तो उसको सत्याग्रही एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब एक तरीके से हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, सरकार की अथॉरिटीज़ को बॉयकॉट करेंगे। वो अगर हमें कोई पोजीशन दे रहे हैं, कोई ऑनर दे रहे हैं हमें लुभाने के लिए, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार की अथॉरिटीज़ को हम टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा जो भी सत्याग्रही होगा वो सरकार उसके साथ में जो भी गलत करेगी, या फिर ये कहें कि रॉन्ग डूअर उसके साथ में जो भी गलत करेगा, उस सफरिंग को सत्याग्रही खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। बट इस सफरिंग की वजह से उसका जो ट्रुथ के प्रति प्यार है वो खत्म नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इनफैक्ट गांधी जी ये कह रहे थे कि जितने भी ट्रू सत्याग्रही होंगे वो कभी भी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट में कोई इल फीलिंग जनरेट नहीं करेंगे। इल फीलिंग नाम का जो नेचर है वो उनके पास में होगा ही नहीं, इट इज़ गोइंग टू बी एलियन टू देम। और जितने भी ट्रू सत्याग्रही हैं वो कभी गलत के सामने झुकेंगे नहीं। और ये कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है सत्याग्रह, सत्याग्रह है ब्रेव लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए। इट इज़ नॉट फॉर द वीक एंड कावर्डली पीपल। और गांधी जी ये कह रहे थे कि आपके एंड्स कुड नॉट जस्टिफाई द मीन्स। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि हमें एक्स रिजल्ट चाहिए, रास्ता चाहे जो भी हो। रास्ता एक ही है, वो है नॉन वायलेंस। रास्ता एक ही है, वो है ट्रुथफुल रहना। और इस रास्ते पे चल के हमें रिजल्ट्स को गेन करना है। एब्सोल्युटली गांधी जी ये बोल रहे थे। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म। एक बार फिर से देख लेते हैं बेसिक तौर पे हमने क्या पढ़ा। पोल टैक्स लगाया गया था एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस के ऊपर, कितना, 3 पाउंड का। इसके अगेंस्ट में मूवमेंट की शुरुआत की गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने सभी मैरिजेस जो कि क्रिश्चियन रिचुअल्स के हिसाब से कंडक्ट नहीं की गई हैं उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी गई। गांधी जी ने इसी दौर में 1910 में टॉलस्टॉय फार्म को सेटअप किया। इस टॉलस्टॉय फार्म को नाम किसने दिया था, हरमन कैलेनबैक ने नाम दिया था। टॉलस्टॉय फार्म के थ्रू सत्याग्रही की फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जा रहा था। सत्याग्रही की जो फैमिलीज़ हैं उनको सस्टेन करने के लिए इस फार्म को सेटअप किया गया था। 1904 में गांधी जी ने एक और फार्म इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था फीनिक्स फार्म। कहाँ इस्टेब्लिश किया था इसको, नेटल में। ट्रांसवेल इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। इसके अगेंस्ट में भी मूवमेंट को और मजबूत किया गया। और जब ये ट्रांसवेल इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था तो इसी दौरान जी.के. गोखले साहब इंडिया में इंडियंस के ओपिनियन को बिल्ड कर रहे थे, मोबिलाइज कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ में कितना बुरा हो रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये सत्याग्रह, ये मास मूवमेंट बड़ा स्ट्रांगली चल रहा था। और नतीजा ये हुआ कि कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन के तौर पे चीज़ों को ख़त्म किया गया। इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि सरकार को माननी पड़ी, जो कि साउथ अफ्रीका की अथॉरिटीज़ को माननी पड़ी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि गांधी जी चाह रहे थे बट वो फुलफिल नहीं हो पाई। बट हाँ, एक स्ट्रांग फाउंडेशन रख दी गई, एक स्ट्रांग लड़ाई रखी गई सरकार के सामने। एक्सपीरियंस क्या रहा गांधी जी का, एक तो ये कि मासेस में इमेंस कैपेसिटी है सेक्रीफाइस करने की अगर उनको कॉज स्ट्रांग दिया जाए तो। दूसरा, इंडियंस को यूनाइट किया जा सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्लास, जेंडर। तीसरा, गांधी जी को ये समझ में आया कि इस पूरे जर्नी में उनको कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है ऐसे डिसीजंस जो कि उनके सपोर्टर्स सपोर्ट ना करें उनको। और फिर गांधी जी ने अपनी एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप और अपना एक तरीका ऑफ स्ट्रगल भी इन्वेंट किया जिसको बुलाया जाता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का बेसिक एसेंस ये है कि सच के रास्ते पे चलना है, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है, डरना नहीं है और जो भी रॉन्ग डूअर है उसके सामने झुकना नहीं है, बट उसको नफरत भी नहीं करनी है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।